ये जो पूरी जो विचारधारा है, सबसे ज्यादा समय फुले शाहू अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र में व्यतीत हुआ, ज्यादा से ज्यादा काम महाराष्ट्र में हुआ, किंतु सियासती खेल में जो कामयाबी है वो महाराष्ट्र में नहीं बल्कि यूपी में हुई। ऐसे क्यों हुआ, इसके बारे में जब हम सोचते हैं तब हमारे मन में एक जवाब आता है। बहुत ज्यादा चिंतन करने के बाद शायद आप मेरे बात से सहमत रहेंगे। रामलू जी, आप भी सहमत रहेंगे, उम्मीद करती हूँ। वो जवाब ये है कि क्या होता है कि यूपी में वो सक्सेस मिलता है और महाराष्ट्र में नहीं मिलता। तो दिक्कत ये है कि महाराष्ट्र में इमोशनल टूल पर मूवमेंट चलती है और यूपी और अदर स्टेट में एक्सपेरिमेंटल टूल पर मूवमेंट चलती है। ये बड़ी बात है। What is the difference between experimental tool और emotional tool? ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? चलिए भैया, मैं मेरी बात रखने से पहले आप लोगों को ही जरा आपसे ही समझ लो कि इमोशनल टूल क्या होता है। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगी, मेरी बात रखने से पहले, मेरी बात शुरू करने से पहले, मैं आपसे now I just want to do an experiment on all of you। मैं आप सब पर एक प्रयोग करना चाहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ एक इमोशनल टूल का। मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि चलिए बहुत जोर जोर से घोषणा लगाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना मैं कह रही हूँ बस उतना आप मेरे पीछे दोहराइए। मी मराठीत पुन्हा एकदा सांगते, काही जर मराठी भाषिक लोक असतील तर, की मी जेवढं बोलतीये तेवढं माझ्या पाठीमागे तुम्ही सगळ्यांनी बोलावं अशी माझी अपेक्षा आहे। यहाँ पर जितने भी लोग, हालांकि मुझे तेलुगु नहीं आती, थोड़ा बहुत गोरवाटी आता है, काही तरीचं बापू कुंडी रसमचं कुणीचं काही तरीचं लारचं, इतना ही आता है, ज्यादा नहीं आता, ठीक है। पर जो भी आता है उसके तहत कहना चाहूंगी कि जितना मैं आपसे कह रही हूँ आप जरा उसे दोहराने की कोशिश कीजिए। हम एक साथ घोषणा करेंगे, हम एक साथ जय जयकार लगाएंगे, हम एक साथ जय जयकार करेंगे, हम एक साथ सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए, सभी बच्चों के लिए, जरा शांत हो सके, प्लीज प्लीज, सभी भाई, सभी बहनें, सभी बच्चे, सभी बूढ़े, सभी उपासक, सभी भिक्षुगण, सभी मंच पर विराजित, सबके लिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम जितना कह रहे हैं हमारे पीछे जरा कहिए भैया, एक साथ कहेंगे, एक आवाज में कहेंगे, इतनी आवाज बुलंद करेंगे कि ये पूरा जो इलाका है इस आवाज से गूंजना चाहिए, इतनी जोर से आवाज लगाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जितना मैं कह रही हूँ मेरे साथ आप सबको कहना है। मैं सबसे, भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, बूढ़ों से, छोटों से, बड़ों से, सबसे आदरपूर्वक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितना मैं कह रही हूँ एक साथ कहेंगे। और चलिए एक साथ ये कहते हैं, सभी लोग एक साथ आवाज लगाते हैं, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकरांचा, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांचा, क्रांतिमान ज्योतिबा फुलेंचा। अभी रुको, अभी थोड़ा शांत हो जाए। मैंने आपको कम से कम 5 मिनट लेकर कहा, 10 बार रिक्वेस्ट कर कहा कि मैं आप पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मैंने आपको कहा कि जितना मैं कह रही हूँ आपको बस वो दोहराना है। मैंने आपको कहा कि जो मैं कह रही हूँ वही आपको कहना है। आपको जय हो बोलना किसी ने सिखाया? क्यों कहा? मैंने कहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर
लिखा था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। बात खत्म। जय हो बोलना किसने सिखाया? इमोशनल हो गए? मैंने आपको पैम्पर्ड कर लिया, मैंने आपको पैम्पर्ड किया, मैंने आपको उकसाया, मैंने आपको उत्तेजित किया, मैंने आपको इतना कुछ आपको आपके साथ में बोलने लगी, मोटिवेट किया कि आप भूल गए कि एक्चुअल में क्या बोलने जा रहे हो। आप बस इमोशनल हो गए। चलिए छोड़िए, दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आप जय जयकार बिल्कुल करेंगे। मैं एक एक महापुरुष का नाम लूंगी और आप जय जयकार करेंगे बिल्कुल। अभी आपको जय जयकार ही करनी है। चलिए एक साथ सभी बच्चे, सभी बूढ़े, सभी छोटे, सभी बड़े, सभी बहने, सभी भाई, मंच पर विराजित सभी मान्यवर, सभी भिक्षुगण, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चलिए जय जयकार लगाते हैं, एक साथ जयकार लगाते हैं सभी महापुरुषों के नाम से। दिमाग ठिकाने पर रखकर जय जयकार लगाते हैं। मैं एक एक महापुरुष का नाम ले रही हूँ, आप उसकी जय जयकार लगाएंगे। चलिए एक साथ फिर एक बार। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकरांचा, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांचा, क्रांतिबा ज्योतिबा फुलेंचा, माता रमाईचा, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंचा, श्री संत गाडगे बाबांचा, आसाराम बापूंचा। बस यही सुनना बाकी था आपसे। मैंने क्या कहा था कि थोड़ा दिमाग ध्यान दो, थोड़ा दिमाग ठिकाने पर रखो। मैं आपसे कुछ बोलूं। क्यों हुआ ऐसे? क्यों हुआ? मैंने आपको कुछ जयकार लगाने के लिए कही, मैंने महापुरुषों के नाम से जयकार लगाई और मैंने जैसे आसाराम बापू का बोला तो आपने जय सो कहा। क्यों? क्या हुआ पता है? साइकोलॉजिकल माइंड गेम क्या हुआ? सो हमारी मूवमेंट का ये प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल माइंड गेम कुछ ऐसे हुआ है कि मैंने आपको उकसाया, मैंने आपको उत्तेजित किया, मैंने आपको मोटिवेट किया, मैंने आपको मेरी बातों में उलझा के रखा, मैंने आपको इतना इमोशनल किया, इतना इमोशनल किया कि आप फुल ऑफ इमोशनल फ्लो में आ गए और आप भूल गए कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। मैंने आपको हिप्नोइट किया, सम्मोहित किया और फिर आपके दिमाग में आया कि अरे भैया ऐसे नहीं करना है। आपने क्या किया कि मैं आपको घोषणाएं देने की बात कर रही थी, उतने में आपका दिमाग काम करना बंद हो गया। आपने बस इतना ही तय किया, अरे चलो अभी कुछ नहीं, अभी बस जयकार बोलिए और कुछ नहीं करना है। आपने बाकी का सोचना ही बंद किया। इसे कहते हैं इमोशनल मूवमेंट। ये इमोशनल मूवमेंट है, भी भावनिक चल रहा है। हम इमोशनल बहुत हो जाते हैं और इमोशनल होकर हम भूल जाते हैं। भाइयों बहनों, जरा ध्यान में रखिए, महापुरुषों की जयकार लगाना कोई गलत बात नहीं है, पर दिक्कत ये है कि महापुरुषों की जयकार लगाते लगाते कोई हमें इतना हिप्नोइट कर लेता है कि फिर आयरे गहरे नथु खैरे भी उस रो में आते हैं और हम उनकी भी जयकार लगाते हैं। ये इमोशनल का फेलियर है। ये जरा ध्यान में रखने की जरूरत है। ये जो इमोशनल मूवमेंट हो रही है ना, इसको जरा रोकने की जरूरत है। मैं वैसे बहुत बोल सकती हूँ, किंतु आज सोचा है कि नहीं बोलूंगी। वैसे मैं बहुत ज्यादा फायर ब्रांड बोलने के लिए परिचित हूँ, किंतु आज सोचा है कि आज जरा अच्छा ही बोलूंगी, आज जरा मीठा ही बोलूंगी, क्योंकि मेरे बाद ये एनिवर्सरी सेरेमनी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस यूनिवर्सिटी ने ऑनर किया उसका 66th एनिवर्सरी सेरेमनी है। इस सेरेमनी में मैं आई हूँ। आप सभी लोग सुन रहे हैं भाषण दिन भर से,
दिन भर से भाषण सुनते समय आप सबने सुना कि ब्राह्मणों ने क्या किया, आर्यों ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, ये सब कुछ आपने सुन लिया। मैं थोड़ा सा लाइफ कंटिन्यू करके आगे जाना चाहूंगी। ये बात बिल्कुल तय है और जरूरी है और महत्वपूर्ण है कि वन हु नोज द रूट्स ही गेट द फ्रूट्स। जो इतिहास ध्यान में रखते हैं वही भविष्य बना पाते हैं। तो इतिहास बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन इतिहास में ही खोना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं। इतिहास ध्यान में रखिए, खोने में खोना नहीं है। उसमें क्या है, होता क्या है भाई और बहनों। हालांकि मैं तेलंगाना में पहली बार आई हूँ, हैदराबाद में पहली बार आई हूँ। मुझे बहुत लोगों ने YouTube या अलग अलग चैनल पर सुना होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भैया उसे मत बुलाइए, उसे बुलाने पर वो किसी की फिर सुनती नहीं है। कई कई स्टेट की जो होम डिपार्टमेंट है, जो हमारे पुलिस भाई है, वो एक रिपोर्ट बनाकर रख रहे हैं। वो कहते हैं कि रंग सांवला है, सशक्त कर्णकाठी है, जिसकी वो हाइट थोड़ी सी कम है, साड़ी पहनती है, मराठी ज्यादा बोलती है। अगर आपके इलाके में आए तो उसका भाषण रिकॉर्ड कर कर हमें भेजिए, होम को भेजिए। LCB वाले और LIB वाले बड़े उतावले होते हैं भाषण रिकॉर्ड करने के लिए। मैं ऐसे क्या उनको बोलने जा रही हूँ, ऐसा क्या मैं बोल रही हूँ कि मेरा भाषण होना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोग बोल रहे हैं। वैसे इस मंच पर भी कोई लोग बोले कि अरे ताई का भाषण नहीं हो रहा है क्या, अरे इतने सारे लोग बोल रहे ताई नहीं बोल रही है। हमने कहा नहीं, हम बोल रहे हैं, बस दिक्कत यह है कि जो मेरा ताई है वो काफी थक चुकी है, तो वो इतने समय तक नहीं रुक पाएंगे, इसलिए उनको आराम की, थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत थी। वो बहुत देर से यहाँ पर बैठी थी, तो वो एक बार अपनी बात खत्म कर ले, फिर आराम से हम अपनी बात रखेंगे। तो ये क्या बात है असल में, ये ऐसी क्या दिक्कत है असल में भाई और बहन, जरा समझ लीजिए कि मूवमेंट होती क्या है, ये बाबा साहब की मूवमेंट क्या है, क्यों ये डिलीट वगैरह ऑर्डर किया जाता है, क्या है ये असल में। कुछ लोग बोलते हैं मूवमेंट का अपने हिसाब से मीनिंग निकालते हैं, अपने हिसाब से। कोई बोल रहा है कि बाबा साहब की मूवमेंट हम ही चलाते हैं, कैसे, तो बोल रहे हैं कि अरे भैया हम मूवमेंट चलाते हैं, हम उठते बैठते जय भीम बोलते हैं, उठते जय भीम, बैठते जय भीम, चलते हुए जय भीम, बोलते हुए जय भीम, हिलते हुए जय भीम, सोते हुए जय भीम, जागते हुए जय भीम, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। अरे जय भीम बोल रहे हो कि मारने के लिए दौड़ रहे हो, क्या कर रहे हो। वो कहते हैं हम सही मायने में मूवमेंट चलाते हैं, कोई कह रहा है नहीं नहीं हम मूवमेंट चलाते हैं। बोले कैसे, तो कह रहा है कि भैया हम मूवमेंट चलाते हैं, हम अखबार लिखते हैं, 4.5 साल तक हम अखबार में छपाते हैं दलितों पर अन्याय, दलितों पर अत्याचार, दलितों का ये, दलितों का वो, सारी निगेटिविटी 4.5 साल तक हम प्रिंट करते रहते हैं। और आखिरी इलेक्शन के 6 महीने में जिनके खिलाफ हमारी कलम चल रही थी, हम उन्हीं के साथ बैठते हैं, हम मूवमेंट चलाते हैं। कोई कहता है नहीं हम मूवमेंट चलाते हैं, बोले कैसे, तो कहते हैं प्रोग्राम कोई भी हो अध्यक्ष हम ही होना चाहिए, कहते हैं कुछ भी हो अध्यक्ष तो हमको ही बनाना चाहिए, हमें ही अध्यक्ष बनाइए। अच्छा आपको अध्यक्ष बनाना है, प्रोग्राम कौन सा भी हो, विषय कौन सा भी हो, प्रोग्राम हॉल में होगा, अध्यक्ष हम ही होंगे। और बात क्या करेंगे, बात एक ही करेंगे, आर्य बाहर से आए थे, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इतने गांवों में, इतने तहसीलों में हमारा संगठन है। कोई कहता है नहीं भैया हम सही मायने में मूवमेंट चलाते हैं। पूछा कैसे, तो कहते हैं हम सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद साड़ी पहनते हैं, सफेद माला पहनते हैं, जब देखो तब बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि के रट लगा रहते हैं।
बच्चा पैदा होता है, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बर्थडे आ गया, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। शादी बना ली, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नई गाड़ी खरीदी, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि। नया घर बनवा लिया, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि। कोई मर गया, उठाना है, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। उसका तीसरा जलदान विधि करना है, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। मीनिंग किसे पता है? मीनिंग की किसे पड़ी है कि अरे भैया इसका मायना क्या हुआ? व्हाट इज मीन बाय बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि? बुद्धं नमामि, मैं बुद्ध को अनुसरता हूँ, मैं शरण नहीं जा रहा हूँ। आई एम एक्सेप्टिंग बुद्धा, बुद्धा एज अ विजडम, बुद्धा एज अ नॉलेज, बुद्धा इंटेलिजेंस। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बुद्ध को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्या एक्सेप्ट कर रहा हूँ? मैं साइंस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। धम्मं नमामि, मैं धम्म को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। व्हाट इज मीन बाय धम्मा? धम्म का अर्थ क्या होता है? धम्म का अर्थ लोगों में भेदभाव करना नहीं होता है। धम्म का अर्थ ये छोटा, ये बड़ा, ये अपनी जात का, ये दूसरी जात का, ये बोलना नहीं होता है। धम्म का अर्थ इसका फोटो छोटा रखो, उसका फोटो बड़ा रखो, ये धम्म का अर्थ नहीं होता है, ये धम्म नहीं होता है। धम्म यानी इक्वालिटी, धम्म यानी समता, धम्म यानी समानता, धम्म यानी हम सब एक जैसे हैं। मैं भी इंसान की औलाद हो और तुम भी इंसान की औलाद हो। तुम कौन से सुरखात के पर लगा के आए हो जो तुम्हारी तस्वीर बड़ी रहेगी और दूसरे की तस्वीर छोटी रहेगी? नहीं होगी ये बात। क्या कहते हैं? संघं नमामि, मैं संघ को एक्सेप्ट करता हूँ। संघं नमामि, मैं यूनिटी में यकीन करता हूँ, मैं यूनिटी रखना चाहता हूँ। आप सोचिए भाई और बहनों, यहाँ रामलू साहब ने अपने भाषण में कहा, उन्होंने कहा कि इधर तो लोग बहुत बात करते हैं पर बैलेट पर न जाने क्या होता है। हम जवाब देने के लिए आए हैं कि बैलेट पर क्या होता है। क्या होता है बैलेट पर? हमारी दिक्कत यह है बैलेट पर जाते समय कि अरे भैया, महाराष्ट्र जैसे राज्य में बीजेपी को हटाने के लिए एनसीपी एक अलग विचारधारा, कांग्रेस एक अलग विचारधारा, शिवसेना उससे भी अलग विचारधारा, पर बीजेपी को हटाने के लिए 3 लोग इकट्ठे बैठते हैं। और हम जो बीजेपी को हटाने की बात डायस से तो बिल्कुल करते हैं, किंतु हमारी विचारधारा अलग नहीं है। हम सब बाबा साहब को मानते हैं कि नहीं? भले आप किसी भी पार्टी से, संगठन से जुड़े हो, आप सब बाबा साहब को मानते हो, बाबा साहब के विचार को मानते हो, नीले झंडे को मानते हो, बुद्ध को मानते हो, बुद्ध की फिलोसॉफी को मानते हो, तो कम से कम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की हैसियत से ही सही, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की हैसियत से ही सही, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सारे गठ, भारी बहुजन महासंघ के सारे गठ, वंचित बहुजन अघाड़ी के सारे गठ, बहुजन समाज पार्टी के लोग या जितने भी अम्बेडकराइट पार्टी है, ये सारे लोग क्यों इकट्ठे नहीं बैठ रहे हैं? क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि हम ये फोटो में अटके हुए लोग हैं। मेरा नाम ऊपर चाहिए, तेरा नाम नीचे चाहिए, इसका नाम नहीं ही चाहिए, उसका फोटो बड़ा चाहिए, इसका फोटो छोटा चाहिए, इसको तो बुलाना ही नहीं चाहिए। ऐसे करोगे तो आगे के 100 साल तक नहीं जीत पाओगे। ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग के मर जाओगे, पर सक्सेस नहीं हो जाओगे। सक्सेस होना है, कब यूनिटी सोचेंगे, कब यूनिटी के बारे में सोचेंगे? कोई कहता है नहीं नहीं ताई, हम मूवमेंट चलाते हैं। पूछा कैसे? तो कहते हैं ताई हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम इलेक्शन का पर्चा भरते हैं। ये बात अलग है कि किसी ने अगर 1,50,000 दिए तो पीछे के रास्ते से पर्चा विड्रॉ भी कर लेते हैं, पर हम मूवमेंट चलाते हैं। कोई कहता है नहीं ताई हम मूवमेंट चलाते हैं। पूछा कैसे? तो कहते हैं अरे कोई भी बंद हो, आंदोलन हो, संप हो, मोर्चा हो, एजिटेशन हो, प्रोटेस्ट मार्च हो,
जैसे ही हम निकलते हैं फटाफट लोग दुकानें बंद कर लेते हैं, हम मूवमेंट चलाते हैं। क्या होती है मूवमेंट? बाबा साहब ने कहा मूवमेंट का बस एक वन सेंटेंस का मीनिंग बताया है। व्हाट इज मीन बाय अम्बेडकराइट मूवमेंट? क्या होती है बाबा साहब की मूवमेंट? तो बाबा साहब कहते हैं इंसान को इंसानों की तरह जिंदगी जीने का सलीका आना चाहिए। इंसान को इंसान की तरह जिस दिन हम इक्वल समझेंगे ना, उस दिन सही मायने में हम मूवमेंट चलाएंगे। हम इक्वल मूवमेंट चलानी चाहिए। क्या अब तक हो रहा है हमारे यहाँ? हम लोगों को बोल रहे हैं कि वो अनइक्वल है, उनके पास इक्वालिटी नहीं है। भैया तुम्हारे पास कितनी इक्वालिटी है? तुम कितना इक्वालिटी से सोचते हो? तुम्हारे भी तो दिल में ये छोटा, ये बड़ा, ये फलाना और ये टमका ऐसे चल रहा है ना। तुम कौन सी समता की बात कर रहे हो? बाबा साहब ने कहा था कि इक्वालिटी माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार, इंसान को इंसान जैसे जीने का सलीका देने वाली जो मूवमेंट है वो अम्बेडकर की मूवमेंट है। यानी कि वो जो महाड़ के वो तालाब में जब बाबा साहब अपना हाथ रख रहे उस पानी में, तो क्या कहना है? रीजन क्या है? वजह क्या है? तो बाबा साहब कह रहे हैं अगर तुम दो हाथ वाले, दो पैर वाले, एक नाक वाले, दो आंख वाले इंसान हो, अगर तुम इस पानी को छू सकते हो, तो मैं भी तुम्हारी तरह दो हाथों का, दो पैरों का, एक सर का इंसान हूँ। मैं भी इस पानी को छू सकता हूँ। अगर तुम कालाराम मंदिर में जा सकते हो, दो हाथों के, दो पैरों के आदमी हो, तो मैं भी तुम्हारे जैसा दो हाथों का, दो पैरों का हूँ। मैं भी उस मंदिर में जा सकता हूँ। और जो मुझे ऐसे नहीं करने देता, मैं ऐसे धर्म के खिलाफ हूँ, मैं ऐसी जाति के खिलाफ हूँ, मैं ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हूँ। ये बाबा साहब की मूवमेंट थी। ध्यान में है कुछ? क्या हमारे दिमाग में कुछ अलग चल रहा है? अब क्या हुआ है कि हमें एक न्यू ब्राह्मणिज्म पनप रहा है। न्यू ब्राह्मणिज्म आया है। कैसा न्यू ब्राह्मणिज्म? कि हम ऐसे सोचते हैं कि भैया ये तो हमारा है ही है। हाँ, ठीक है कि हम बाहर के साथ तो लड़ ही रहे हैं, पर जो बाबा साहब की विचारधारा लेकर चल रहे हैं, अरे भैया आप जरा समझिए कि बुद्ध धर्म क्या होता है। क्या होता है बुद्ध धर्म? बाबा साहब कहते हैं धर्म में और हिंदुइज्म में क्या फर्क है? तो बाबा साहब कह रहे हैं कि हिंदुइज्म में कास्ट है, जातियां है। कोई कुमार है, कोई चमार है, कोई मार है, कोई मातंग है, कोई माली है, सामी है, कोली है, कुंडवी है, मारवाड़ी है, ब्राह्मण है, अतार है, बागवान है, कमोली है, मुंशी है। ये सारी जातियां है उनमें। हिंदुओं में धर्म में कोई जाति नहीं है। धर्म में सब एक जैसे है। जिस किसी ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया वो सब एक जैसे हो गए। आज की इस मंच पर साहेब आने वाले हैं। ये लेकर होते तो जरा उनके सामने में बात करें, क्योंकि he is also suffered person just because of the casteism। कौन सा कास्टिज्म? बाहर के लोगों का कास्टिज्म नहीं, अंदर के लोगों का कास्टिज्म। हे आंदोलनाचं ते, इनकराचं ते, तिळवणाचं ते, लाडवणाचं ते, बावण्याचं ये सोमसाचं, हाँ ये जा ही नहीं रहा है। अब आप सोचिए भैया, मैं घुमंतू जाति की लड़की 2 अक्टूबर 2006 को मैंने दीक्षा ली नागपुर की दीक्षा भूमि पर। अगर पूर्वाश्रम की कम्युनिटी की ही अभी कास्टिज्म नहीं गया, उसमें भी अगर आंदवन, लाडवन, इनकर, बावना, सोमस ये बातें चल रही है। मैंने एरेकर का नाम इसलिए लिया क्योंकि एरेकर की बेटी की शादी में मैं गई थी। शादी में उसकी गांव के छोड़ के बाहर के सारे लोग थे, खाली भोकर के लोग नहीं थे। मैंने कहा ऐसे क्यों? तो लोग कुछ बातें कर रहे, हम यहाँ पर नहीं करते। कास्टिज्म कितना बढ़ता है। जो आदमी पूरे महाराष्ट्र में प्रबोधन करता है, अगर उसके ही बारे में कास्टिज्म हो गया तो बाकियों की क्या गत है? वही बात अगर मैं बोलूं
कि भैया मैं तो घुमंतु हूँ, मैं बुद्धिज्म के प्रभाव में आई हूँ। अगर अभी ये आंदोलन लाडवन तिरवन भावना इनकर सोमस अभी खत्म नहीं हुआ, तो जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको आप किस कैटेगरी में डालोगे? उनको आप किस सब कैटेगरी में कैटेगराइज करोगे? सोचिए जरा। बाबा साहब का डिलीट ऑर्डर सेरेमनी आप कर रहे हो, सोचना पड़ेगा, क्योंकि तस्वीरों पर खेत चलता है किसका छोटा और किसका बड़ा चाहिए, कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए। चलिए जरा मैं आगे चलती हूँ। अरे दिमाग में एक बार अगर बात गई ना तो उस बात का पूरा हाँ ये पूरा प्रबोधन होना चाहिए। हाँ ये पूरा जरा प्रबोधन होना चाहिए। अब आप जरा आगे चलिए कि बाबा साहब हर एक मूवमेंट करते हैं और वो मूवमेंट हर एक कदम कदम पर वो सक्सेसफुल होती है। बाबा साहब के बाद यह मूवमेंट नाकामयाब होती नजर आती है, ऐसी क्या बात है? तो फिर हमें ऐसे लगता है कि बाबा साहब की मूवमेंट को परास्त करने के लिए ये जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये सारे जो हिंदुत्व संगठन है, ये सारे संगठन काम करने में जुड़े हुए हैं। हाँ, पर सोचने वाली बात है भैया, इनमें के संगठन को अगर आपने देखा ना तो एबीवीपी का कार्यकर्ता बजरंग दल पर कोई टिप्पणी नहीं करता। बजरंग दल का कार्यकर्ता सनातन प्रभात की आलोचना नहीं करता। सनातन प्रभात का कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता आरएसएस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। वो सारे ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। कितनी उनकी यूनिटी है सोचो। हमारी क्या दिक्कत है? हम दिक्कत में रह ही नहीं सकते, तो बहुत प्रॉब्लम है हमें। हम एक दूसरे की ही खींच रहे हैं, हमें बाहर के शत्रु की जरूरत ही नहीं, हम अपनी ही खींचातानी करने में जुटे हुए हैं। कैसे सक्सेस हो जाएंगे हम? कैसे कामयाब हो जाएंगे हम? अब जरा थोड़ा और आगे चलिए और देखिए कि ये संगठन जो काम कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें दिक्कत क्या हो रही है, हमारी प्रॉब्लम क्या है? तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि बाबा साहब ने इंसान को इंसान जैसा जीने का सलीका आना चाहिए। इसलिए जो बड़ा अहम काम हमारे लिए किया वो था भारत का संविधान लिखना। हमें संविधान बाबा साहब ने दिया। क्या जरूरत थी संविधान की? क्या संविधान के पहले इस देश में कोई कानून नहीं था? संविधान के पहले भी इस देश में कानून था, पर वो कानून था मनुस्मृति का। मनुस्मृति का कानून जात के हिसाब से लोगों को फैसिलिटी दे रहा था। बाबा साहब ने कहा जाति के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर फैसिलिटी होनी चाहिए कि किसे कौन सी गुणवत्ता है उसके आधार पर, मेरिट के आधार पर उसे देना चाहिए। इसलिए संविधान लिखा है। अब क्या हो रहा है? अब वो पूरा संविधान तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान को तोड़ मरोड़ कर उन्हें क्या करना है? तो वो अपना हिंदू राष्ट्र का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र का एजेंडा क्या है? इसकी कुछ बातें आपके सामने रखे। पहला एजेंडा, उन्होंने कहा हमें राम मंदिर बनाना है। आप सोचिए सारे भाई बहन जो अलग अलग शहर से आए हैं, अलग अलग राज्य से आए हैं, मैंने पहले कहा था कि ये फोकस वाले भाई जरा एक लाइट पब्लिक की तरफ कर दो ताकि मैं लोगों के चेहरे देख सकूं कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की समझ में आ भी रहा है कि नहीं जो मैं बात कर रही। हिंदी समझ में आती है सबके? आती है हिंदी समझ में? मराठी लोकांच्या हिंदी कळते का? वैसे आप अगर फेंकू मोदी की हिंदी समझ सकते हो तो बाबा साहब की बेटी की तो हिंदी समझोगे ही समझोगे, कोई बात। तो क्या है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा उन्होंने किया। हिंदू राष्ट्र बनाने के एजेंडे में उनका पहला एजेंडा रहा
कि राम मंदिर हमें बनाना है। आप सोचिए इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पिछले साल यूपी के गोरखपुर में 59 बच्चे 59 बच्चे ऑक्सीजन की सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिला समय पर, इसलिए तड़प तड़प कर इन्फेंट चाइल्ड मर गए 59 बच्चे। अभी भी कई अस्पतालों में, बिल्कुल कल ही मैं एक न्यूज देख रही थी कि मुंबई का जो वाडिया अस्पताल है, ये वाडिया अस्पताल बंद होने जा रहा है क्योंकि उन्हें फंडिंग नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी है अस्पताल और स्कूल। जरूरत है स्कूलों की और अस्पतालों की, पर बीजेपी स्कूलों और अस्पतालों पर बात नहीं कर रही है, बीजेपी बात मंदिर पर कर रही है। और हमारे कुछ पगलाए गए लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि अरे भैया मंदिर से तुम्हारी पीढ़ियां नहीं चलेगी। तुम्हारी अगर जनरेशन आगे बढ़ानी है तो तुम्हें अच्छे स्कूलों की जरूरत है। तुम्हारे पास अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आता है किसी भी पार्टी का, वो चाहे कांग्रेस का हो, वो चाहे बीजेपी का हो, वो चाहे एनसीपी का हो, चाहे शिवसेना का हो, वो चाहे टीआरएस का हो, या चाहे किसी भी पार्टी का है, जब वो आपके पास प्रचार के लिए आता है, चुनावी प्रचार के लिए, तो उसे ये मत कहिए कि सर हमारे यहाँ बिहार बनाना है। उसे ये मत कहिए कि हमें ये गेट बनाना है। उसे ये मत कहिए कि स्मशान भूमि का कुछ कंपाउंड वॉल कराना है। सुनिए, समझिए, ये सारी चीजें आपको सोशल वेलफेयर फंड से मिलने ही वाली है। अगर कोई नेतागण किसी भी पार्टी का आपके पास आता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछिए कि भैया हमें तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई फंड नहीं चाहिए, कोई बिहार का गेट नहीं चाहिए, छत नहीं चाहिए, स्मशान भूमि का कंपाउंड वॉल नहीं चाहिए। हमें बस इतने बात का जवाब दो कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां जिस स्कूल कॉलेज में जिस लेवल की, जिस क्वालिटी की पढ़ाई पढ़ते हैं, क्या हमारे बच्चों को उसी क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी? ये बात यहाँ रोहित वेमुला जी के दोस्त बैठे हैं, यही बात थी ना हमारे भाई की। हमारा भाई रोहित इसी वजह से गया ना कि हमें शिक्षा का अधिकार नहीं है। कौन बात कर रहा है इस बात पर? जरा सोचिए, किसी भी पार्टी के हो, एमएलए हो, एमपी हो, जेडपी का अध्यक्ष हो, पंचायत समिति का सभापति हो, क्या इनके बच्चे म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ रहे हैं? नहीं, इनके बच्चे महंगे महंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। ये जो महंगे महंगे कॉन्वेंट स्कूल है, यहाँ की फीस हमारे गरीब भाई बहन नहीं दे पाते। According to Indian Constitution, Article Chapter 3, Article 21A, Education is our fundamental right. शिक्षा हमारा मूल अधिकार है, ये बाबा साहब ने संविधान में लिखा, पर ये अधिकार हमसे छीनने की कोशिश बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। शिक्षा के नाम पर यहाँ नया व्यापार चल रहा है, इसे खत्म करने की जरूरत है। कोई भी नेता अगर आपके पास वोट मांगने आता है ना, एमएलए एमएलसी बनने के लिए, तो उसे बस इतना पूछो, क्या तुम कॉन्वेंट स्कूल बंद कराओगे? नहीं बंद कराने तो हम दूसरा ऑप्शन बताते हैं, या तो कॉन्वेंट स्कूल जैसा एजुकेशन क्वालिटी म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में चलाओ, या कॉन्वेंट में हमारे बच्चों को मुफ्त दाखिला दिला दो। दोनों में से कौन सा करते हो? ये बात हमारे लिए जरूरी है। उन्होंने मंदिर की बात रखी, फिर उन्होंने कहा लव जिहाद। लव जिहाद पर वो अपना हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं। फिर उन्होंने क्या कहा? घर वापसी की बात कही। हम जब भी उन्हें कोई सवाल पूछते हैं, वो हमें देशद्रोही करार देते हैं। हम जब भी बीजेपी
बीजेपी के किसी भक्तगण को बोलते हैं वो हमें देशद्रोही करार देता है। हमने पूछा, अरे भैया नोटबंदी किस लिए, लोग ऐसे ही लाइन में लगे हैं। उन्होंने कहा, क्या देशद्रोही हो, कितने देशद्रोही हो, अरे बॉर्डर पे सैनिक कितना लड़ रहा है, वो कोई कंप्लेन नहीं कर रहा और तुम एटीएम के रो में कंप्लेन करते हो। हम चुप बैठ गए, वो बस बोलते ही गए और हमने किसी बात का जवाब न दिया। आप सोचिए भैया, जरा दिमाग पर जोर डालिए कि उन्होंने एक बार तो वो ऐसे कहते हैं, गोलवलकर से लेकर भागवत तक, नितिन गडकरी से लेकर सुषमा स्वराज तक, अनंत कुमार से लेकर महाराष्ट्र की पंकजा मुंडे तक, हर कोई कह रहा है कि हमें इस देश का संविधान बदलना है। और क्यों बदलना है संविधान? आपको बाबा साहब का ये प्रोग्राम करना है ना, बाबा साहब का अगर ये प्रोग्राम करना है तो पहले बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए कटिबद्ध होने के लिए तैयार हो जाओ, फिर आपको हक मिलता है कि आप ये एनिवर्सरी मनाओ। क्या कहा है उन लोगों ने? वो कहते हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमें इस देश का कानून बदलना है क्योंकि इस देश के कानून में इतना कुछ कारगर साबित नहीं हुआ। भैया जरा समझिए बात को कि जब वो बोल रहे हैं कि हमें इस देश का कानून बदलना है, हमें इस कानून का रिव्यू करना है, तो हमको चाहिए पढ़े लिखे लोगों को। भाई वेंकटेश, मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ, आपसे भी, क्योंकि आप एक मूवमेंट चला रहे हो, आप स्टूडेंट लीडर हो। अगर आपको लगता है कि आपको इसका मुंह तोड़ जवाब देना है तो बीजेपी को पूछना पड़ेगा कि संविधान का रिव्यू करने से पहले संविधान का इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, उस इम्प्लीमेंटेशन का रिव्यू हमें करा दीजिए। वो रिव्यू करना बड़ा जरूरी है। क्या इम्प्लीमेंटेशन है? आर्टिकल फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का धारा 1 के तहत कहा गया था, आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया इस देश का नाम भारत 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 होगा, इस देश का नाम भारत होगा। फिर इस देश को हिंदुस्तान बुलाने की एक हिमाकत कौन कर रहा है? अगर इस देश का नाम कानून और डॉक्यूमेंटेशन में इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत ऐसे लिखा गया है, तो फिर इस देश के नाम को हिंदुस्तान कहकर कौन ये बताया जा रहा है? ये हिंदुस्तान कहकर बताए जाने वाले जितने भी लोग हैं, इन लोगों को जरा पूछना पड़ेगा। क्यों पूछना पड़ेगा? क्योंकि आप समझ लीजिए, भारतीय संविधान में कहा था कि इस देश में रहने वाले, इस देश का संविधान बनने से 5 साल पहले जो रह रहे थे वो सब भारतीय है। इंडियन सिटीजनशिप किसे मिलेगी? जो इस देश की स्वतंत्रता के 5 साल पहले से रह रहा था वो भारतीय है। जिसके भी माता या पिता भारतीय है, उनकी औलाद भारतीय है। इससे बढ़कर जो कोई बांग्लादेश से आएगा, पाकिस्तान से आएगा, श्रीलंका से आएगा, अमेरिका से आएगा, चाइना से आएगा, इटाली से आएगा, लंदन से आएगा, अगर वो 11 साल यहाँ रहा, इस भारत में अगर वो 11 साल से रह रहा है और उसने कहा कि आई वांट द सिटीजनशिप ऑफ दिस कंट्री, मुझे इस देश की सिटीजनशिप चाहिए, और वो अगर कानूनन सारे कागजात पूरे कर लेता है तो उसे इस देश का सिटीजनशिप मिल सकता है। ये कहा गया, इस पर कानून बनाया 1955 का, जिसे हम इंडियन सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं। अब इस इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट करने की कोशिश मोदी और अमित शाह ने की। बात को समझिए, अमित शाह क्या कह रहे हैं? इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा कैसे चल रहा है, जरा समझिए। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले तो राम मंदिर की बात चलाई जाती है, फिर कहा जाता है कि राम मंदिर का रिजल्ट जब कोर्ट में चल रहा है, किसी ने फेसबुक पर नहीं लिखना है, व्हाट्सएप पर नहीं लिखना है, न्यूज पर कुछ नहीं बोलना है, लोगों ने इकट्ठा नहीं होना है। एक ने भी बात
बात नहीं करनी है। राम मंदिर का रिजल्ट आया, रिजल्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के लिए हम 5 एकड़ जमीन अलग से ऑप्शनल जमीन देने की उनको तैयारी कीजिए। एक भी एमपी बोल न पाया एक्सेप्ट जनाब ओवैसी साहब। जनाब ओवैसी जी ने ये कहा कि बात 5 एकड़ की नहीं है, बात इल्म की है। 5 एकड़ जमीन देकर आप हम पर मेहरबानी नहीं कर रहे हो। हैदराबाद की आवाम इतनी निदान है कि अगर मैं हैदराबाद की आवाम के सामने अगर झोला फैला लूं तो इंशाल्लाह ये हैदराबाद की आवाम इस फकीर के झोले में इतना तो डाल देगी कि 5 एकड़ क्या हम 500 एकड़ भी खरीद सकते हैं। बात जरा सोचने लायक थी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को सप्रेस करके रखा जाता है। मैं यहाँ पर यूपी से हमारे आए एक एमएलसी साहब, आपने बात रखी कि हाईकोर्ट कोर्ट, हालांकि ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी विद ड्यू रिस्पेक्ट न्याय व्यवस्था का पूरा सम्मान करते हुए ये हमें बताना पड़ेगा कि कोर्ट में किस तरह से हमारे खिलाफ क्या क्या बातें हो रही है, क्या हो रहा है हमारे खिलाफ। आप समझिए जरा, आप जरा इस बात को ध्यान में रखिए कि इस देश के संविधान को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश हो रही है। कैसे कोशिश हो रही है? 1955 का कानून कह रहा है कि यहाँ ऑलरेडी सिटीजनशिप देने का कानून है, फिर अलग से मोदी और अमित शाह क्यों नया कानून बना रहे हैं, वो हमें बताएंगे। हमारे में इंडियन कौन है और कौन नहीं है, कौन बताएगा? एक हिंदी का शेर है कि अभी उतना तो मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन उसकी कुछ लाइन ऐसी है कि पत्थर मारने के लिए कोई बात नहीं, पर पहला पत्थर वो मारे जो पापी ना हो और जिसने पाप ना किया हो। कानून हमें सिखाइए आप, पर कानून सिखा कौन रहा है? तड़ीपार आदमी जो खुद तड़ीपार है वो हमें बताएगा कि हम इस देश के सदस्य है कि नहीं, वो हमें समझाएगा कि हम भारतीय है कि नहीं, और हम इस पर कुछ बात नहीं करेंगे। अच्छा, वो कानून भी बनाते समय क्या कानून कह रहा है कि 1955 का कानून हम उसमें अमेंडमेंट करेंगे। 11 साल का अवधि बताया गया था पहले का। 1971 में इंदिरा जी ने अलग से बांग्लादेश की निर्मित की थी। अब क्या बोल रहे हैं? 1955 का कानून हम बदल कर रखेंगे और क्या करेंगे? 11 साल का अवधि हम 6 साल पर ले आते हैं। और क्या कह रहे हैं कि जो कोई डिमांड करेगा भारत का सिटीजनशिप मांगने की, पूरे कागजात पूरे करने के बाद हम उसे सिटीजनशिप देंगे। लेकिन किसे देंगे? तो एप्लीकेशन करने वालों में से मुसलमान छोड़कर, आई कोट दिस लाइन, आई रिपीट दिस लाइन, मुसलमान छोड़कर हम हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई इन सबको सिटीजनशिप देंगे, बस मुसलमानों को नहीं देंगे। एक तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने का ये एजेंडा है। ऊपरी तौर पर दिख रहा है कि ये कानून सिर्फ मुसलमान विरोधी है, पर ये कानून ना सिर्फ मुसलमान विरोधी है, बल्कि ये कानून इस देश के आदिवासी और घुमंतुओं के भी खिलाफ है। क्यों? मैं घुमंतु हूँ, मुझे पता नहीं कि मेरे नाना को कहाँ दफनाया गया। मेरे नाना को एक अलग गांव में दफनाया, नानी को एक अलग गांव में, दादा अलग गांव में, दादी अलग गांव में, नाना के नाना उनका आता पता नहीं। मैं पैदा किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में हुई, मैं रह रही थी किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में, मेरा प्राइमरी एजुकेशन एक अलग डिस्ट्रिक्ट में, मेरी 3 नौकरियां 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अब रहती हूँ किसी अलग ही डिस्ट्रिक्ट में। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरा ठिकाना मैं कहाँ से लाऊं? वो मुझे कह रहे हैं कि 1975 के पहले के आप अपने कागजात दिखाइए। अरे मेरे माता पिता के वो 1975 के पहले के कागजात ही नहीं है।